ये एग्रोनॉमी का अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस की खेती के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे गेहूं के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है सीरियल में, ठीक है। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले राइस आता है, फिर व्हीट आता है, फिर उसके बाद मेज आता है, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसके वैरायटी दे दी जाएगी या सीड रेट पूछ ली जाती है या सोइंग टाइम पूछ लिया जाता है, ठीक है, या डिजीज, इससे कोई डिजीज पूछ लिया जाता है इससे संबंधित, ठीक। तो इसकी जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में मैंने पहले बताया था कि आपको ये जनरल जानकारी आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसे हिंदी में व्हीट को कहते हैं गेहूं। क्या कहते हैं? गेहूं, ठीक है। तो गेहूं का आपको बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 42। ये क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, षष्ठ गुणित होता है, षष्ठ गुणित होता है, ठीक है। देखो हम इसको क्रोमोसोम नंबर को 2n ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? सोमेटिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो उसमें पोलैरिटी लेवल चेंज होता है 2n बराबर 6x बराबर 42। हम इसको 6n नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? 6n, क्योंकि n क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है हैप्लॉइड को और x डिनोट करता है मोनोप्लॉइड को, ठीक है। तो उसमें मोनोप्लॉइड की संख्या 6 गुना होती है, इसीलिए इसको हेक्साप्लॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी फैमिली। फैमिली क्या है? ग्रेमनी या पोएसी। देखो यहाँ एक चीज आप याद रखना, जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं, वो सभी ग्रेमनी या पोएसी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। अगला है ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान, इसको शॉर्ट में लिखा है ओपी, ठीक। तो इसका ओरिजिन प्लेस है साउथ वेस्ट एशिया, दक्षिणी पश्चिमी और एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक। अगला है इसमें प्रोटीन परसेंटेज पूछा जाता है। तो प्रोटीन परसेंटेज वेरी करता है, ये डिपेंड करता है वैरायटी पे, ठीक है। तो ये वेरी करता है, इसमें कॉमन एवरेज पूछा जाता है कि एवरेज कितना होता है, तो 8 से 15% गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? लगभग 70% होता है। सीरियल, जितनी भी सीरियल की कैटेगरी में आती है, 65 से 70 के बीच में आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो ये है जनरल जानकारी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है ऑरिजिन प्लेस कहाँ है, गेहूं का ऑरिजिन प्लेस क्या है, ठीक। तो जो कल्टीवेटेड व्हीट स्पीसीज है वो उसका पोलैरिटी लेवल क्या है, वही कितनी गुणित है वो, ठीक। तो हेक्साप्लॉइड है, ठीक, आपको याद रखना है। और गुणसूत्र संख्या होती है इसमें 42, ठीक। अब इसके पोलैरिटी लेवल के अनुसार जो इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया है, स्पीसीज का क्लासिफिकेशन किया गया है, वो 3 भागों में बांटी गई है। मोस्टली जो 3 ग्रो की जाती है उन्हीं को इंक्लूड करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। है तो काफी स्पीसीज, ठीक है। सिर्फ 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, ठीक है। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण इसमें अलग अलग स्पीसीज को कितने एरिया में ग्रो किया जाता है उसके आधार पर किया गया है। जैसे सबसे पहली है कॉमन ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट, इसको मैक्सिकन व्हीट भी कहा जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है, यही होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक। ये क्या है? जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, हमारी मोस्टली इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। इसका जो एरिया है इंडिया में, ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं की स्पीसीज कौन सी है, जाति कौन सी है। तो आपको याद रखनी है कॉमन ब्रेड व्हीट या ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि इंडिया में लगभग जितना भी गेहूं का एरिया है, अगर एरिया की बात करेंगे तो अभी हम बता देंगे एरिया कितना है। तो ये टोटल एरिया का 87% भाग पर ट्रिटिकम एस्टिवम ग्रो किया जाता है, ठीक है। और इसको सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग चपाती बनाने में किया जाता है, चपाती या बेकरी बनाने में किया जाता है। ये भी पूछा जाता है यूज किस में होती है, चपाती या बेकरी। तो इसमें इतने पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा कौन सी उगाई जाती है? ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका एरिया कितना है? गेहूं के कुल एरिया का 87% भाग पे ये उगाई जाती है। और किस प्रयोग कैसे की जाती है? तो चपाती या बेकरी बनाने में प्रयोग की जाती है। अगली है, नेक्स्ट है हार्ड मैक्रोनी व्हीट, या इसे ड्यूरम व्हीट भी कहा जाता है, ड्यूरम
व्हीट। ठीक, ये क्या है कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक, और ये जितना भी वीट का एरिया है, कुल एरिया का लगभग 12% भाग पे ये ग्रो किया जाता है, कम ग्रो किया जाता है। देखो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ये मोस्टली ये उगाई जाती, नहीं तो कहीं पे कोई पॉपुलर होता है। जैसे ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है, ये सेंट्रल इंडिया में उगाई जाती है, मोस्टली पूरे भारत में नहीं उगाई जाती। ठीक है, तो जो हमने बताया था ट्रिटिकम एस्टिवम, ये पूरे भारत में उगाई जाती है लगभग एरिया पे, यानी 87%। ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। जो पहले मैंने बताया था आपको ट्रिटिकम एस्टिवम, वो हेक्साप्लाइड थी, वो पहले ही बता दिया है। ये क्या होते हैं, मैक्रोनी वीट या ड्यूरम वीट क्या होता है, ये टेट्राप्लाइड होता है, ये पूछा जाता है। इसमें 2n बराबर 28 होता है, इसमें 28। ठीक है, ये क्या होता है, टेट्राप्लाइड होता है, चतुर्गुणित होता है। वो मैंने बता ही दिया था कि इसमें मोनोप्लाइड की संख्या 4 गुना होती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ड्यूरम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ड्यूरम वीट या हार्ड मैक्रोनी वीट। अगला है, अगली स्पीसीज का नाम है ईमर वीट, ईमर गेहूं जिसे कहते हैं, ईमर, ये थर्ड है ईमर वीट। ईमर वीट का साइंटिफिक नेम होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम। इसका जो एरिया होता है, एरिया है वो लगभग 1% है, बहुत ही कम है। ठीक है, और ये भी क्या है, इसका जो गुणसूत्र संख्या है 2n बराबर, ये क्या है 28, ये भी टेट्राप्लाइड स्पीसीज है। ठीक है, तो पूछी जाती है ईमर गेहूं डिप्लाइड है, हेक्साप्लाइड है, मोनोप्लाइड है या डिप्लाइड है। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो ईमर वीट है हमारा क्या है, टेट्राप्लाइड स्पीसीज है। ठीक, इसमें कुछ स्पीसीज क्या है, डिप्लाइड है, जो कि ग्रो नहीं की जाती हैं। ठीक है, अब हम आपको अगले लेक्चर जब जेनेटिक्स या ब्रीडिंग के बारे में बताएंगे तो उसमें एक लेक्चर बताएंगे ये पोलाइडी लेवल होता क्या है, मोनोप्लाइड क्या होता है, हेप्लाइड क्या होता है, डिप्लाइड क्या होता है, वो उसमें बताएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है कि जो ईमर वीट है इसमें गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, 28। ये क्या है, टेट्राप्लाइड स्पीसीज है। ठीक, अगला है इसमें कुछ डिप्लाइड स्पीसीज है, ये पूछ लिया जाता है, ICR वगैरह हम पूछ लेते हैं कि गेहूं की कौन कौन सी स्पीसीज डिप्लाइड है। तो ठीक है, तो डिप्लाइड आप देख लीजिए, डिप्लॉयड दोगुणित। ठीक, दोगुणित कौन कौन सी है, ट्रिटिकम एजिलोप्लॉइड्स और ट्रिटिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम। ये दो स्पीसीज जो हैं वो क्या है, डिप्लाइड है हमारी। और टेट्राप्लाइड कौन कौन सी है, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम ड्यूरम। हेक्साप्लाइड कौन से, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे एरिया की, तो एरिया जो गेहूं का एरिया है, या कह सकते हो कितने मिलियन हेक्टेयर, भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो एरिया जो है लगभग 30 मिलियन हेक्टेयर, ये आ जाता है लगभग 29.8। हम कह सकते हैं 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें कि भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वो गेहूं का एरिया या कह सकते हो क्षेत्रफल या उत्पादन किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का एरिया और प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें, तो वो है आपका पंजाब। पंजाब क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, राइस में बताया था, इसमें जो राइस है उसका भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और गेहूं की भी। ठीक है, तो प्रोडक्शन की बात करें तो यूपी, एरिया भी यूपी है और प्रोडक्टिविटी में बता दिया है पंजाब है। ठीक, अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल, भारत में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं उगाया जाता है, तो 30 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, ये हो गया जनरल जानकारी, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कि 1 हेक्टेयर में सीड रेट क्या होता है इसका, और क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है और कैसी सॉइल की जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉइल, गेहूं को सॉइल, मृदा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये न्यूट्रल सॉइल में ग्रो की जाती है। जो पीएच होता है सॉइल का, वो पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5। ठीक है, और जो किस प्रकार का टेक्सचर होना चाहिए, लगभग क्या होता है, सैंडी लोम
और लोम। जिसे हिंदी में कहते हैं सैंडी लोम को कहते हैं बलुई दोमट, और लोम को कहते हैं दोमट। तो क्या है कि चाहे सैंडी लोम हो या लोम हो, वो सॉइल गेहूं क्या है उस सॉइल में प्रेफर करता है। ठीक, ये हो गया सॉइल की बात। अब बात करेंगे क्लाइमेट, कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, कब ग्रो, जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है ऐसे ही पूछ लेते हैं गेहूं किस ऋतु की ये फसल है, तो ठीक है, तो कुछ लोग खरीफ लगा देते हैं, तो उसके बारे में जान लो। अगला है क्लाइमेट। जलवायु। सबसे पहले क्या है, जो गेहूं है हमारा C3 पौधा है, C3 प्लांट, C3 पौधा है। हम आपको बताएंगे भी C3 क्या होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है, इसीलिए इसे C3 पौधा कहते हैं। अगला है ये लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट, लंबी अवधि वाला पौधा। क्यों है, इसके फ्लावर इनिशिएशन के लिए क्या होता है, जो डे की लेंथ होनी चाहिए, दिन की लेंथ होनी चाहिए, वो लॉन्ग होनी चाहिए, शॉर्ट नहीं। अगर शॉर्ट होगी तो ये प्रेफर नहीं कर पाएगा। ठीक, उसमें फ्लावर सही से नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट है इसको, जैसे कि क्या होता है, जो जब हम सीड को बोते हैं तो सभी जानते हैं जब ये क्या होता है कूल एंड मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो किया जाता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या होता है, कूल एंड मॉइस्ट, ठंडा एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जब जैसे ही जैसे मैच्योर होता जाता है, फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, मिल्किंग स्टेज आती है, मिल्की फ्लड बनता है, उसके बाद डफ में चेंज होता जाता है। ठीक है, तो उस समय इसकी जो क्लाइमेट होता है वो चेंज हो जाता है। सभी जानते हैं जब गेहूं कटता है तो काफी गर्मी होती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, गेहूं को जो जैसे कि कह सकते हो रिप्रोडक्टिव फेज में कैसी आवश्यकता होती है जलवायु की, तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट या बर्म क्लाइमेट। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। गेहूं का C3 पौधा है और ये लॉन्ग डे पौधा है। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, उसको क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज के समय ड्राई एवं हॉट क्लाइमेट या बर्म एंड ड्राई की आवश्यकता होती है। ठीक, ये हो गया जलवायु के बारे में। अगला है सीड रेट, कि 1 हेक्टेयर में कितना सीड यूज होता है। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस मेथड से उसको बो रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे। सीड रेट, गेहूं क्या है कि जनरली क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बोया जाता है, छिटकवा विधि से बोया जाता है। जनरली मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्या है, इजी मेथड है, लेबर ज़्यादा नहीं लगती और कम समय में हम सीड को बो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे कहते हैं छिटकवा विधि, ठीक, इसमें जो सीड रेट लगता है वो लगभग लगता है आपका 100 से 125 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर। अगर देखो गेहूं को ब्रॉडकास्टिंग द्वारा बोया जाएगा या छिटकवा विधि से बोया जाएगा तो उसमें सीड रेट क्या होता है, 100 से 125 किलोग्राम सीड ज्यादा लगता है। कैसा, ऐसे पे 125 भी देखो ऑप्शन में आ सकता है। क्या क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें दिया रहता है छिटकवा विधि या जितनी भी सैलाइन सॉइल है उनमें क्या होता है 25% सीड ज़्यादा लगता है। वो क्यों लगता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग क्या करते हैं, कभी कभी सीड बाहर चला जाता है, फील्ड के बाहर चला जाता है, कभी कभी क्या होता है अच्छे से सॉइल से हम कवर नहीं कर पाते तो बर्ड्स वगैरह उसे खा जाती हैं। ठीक है, कुछ क्या होता है जो मॉइस्चर की कांटेक्ट में नहीं आते हैं जिससे जर्मिनेट नहीं होते हैं, उससे क्या होता है कुछ भी सीड हमारा खराब हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इस विधि से हम जब बोते हैं तो 25% सीड बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो पूछा जाए ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड रेट कितना लगता है गेहूं का, तो 100 से 125 किलोग्राम। ठीक, अगला है बाई सीड ड्रिल द्वारा। ठीक, तो सीड ड्रिल द्वारा इसका सीड रेट लगता है लगभग 85 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर, 80 से 85 किलोग्राम सीड प्रति हेक्टेयर यूज हो जाता है। सीड ड्रिल में क्या होता है, इसमें रो टू रो, इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीड ड्रिल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो आपको ध्यान से सुनना है, सीड ड्रिल में क्या होता है, जब हम सीड को बोते हैं तो उसमें जो देखो लाइन टू लाइन, जैसे कि मान लो मैं ये सीड को बोया, इस लाइन में बो रहे हैं, तो ये लाइन टू लाइन को मेंटेन करता है। लाइन टू लाइन की, जैसे कि सीड टू सीड की दूरी को मेंटेन नहीं कर पाता है, कभी कहीं ज्यादा गिर जाता है, कहीं पे कम हो जाता है। जो लाइन टू लाइन है वो मेंटेन होती है सिर्फ। तो ये पूछा जा सकता है सीड ड्रिल द्वारा प्लांट टू प्लांट मेंटेन होता है या लाइन टू लाइन, या दोनों, ठीक। तो आपको याद रखना है सीड ड्रिल द्वारा लाइन टू लाइन ही सीड रेट मेंटेन हो पाता है, ठीक। अगला है बाई डिबलर। डिबलर सभी जानते होंगे कि डिबलर क्या होता है, उसमें एक तिकोनी वो होती है लकड़ी, तो उसमें खूंटियां लगी होती हैं। पहले क्या करते हैं, उसे हम सॉइल में इरिगेशन कर देते हैं, फिर डिप करते उसे छेद कर देते हैं जब पूरे फील्ड में, ठीक। उसमें एक एक सीड हम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है एक सीड एक ही जगह पे जाएगा, उसमें प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन मेंटेन रहती है, इसीलिए सीड रेट उसमें कम लगती है, ठीक। तो पूछा भी जाता है बाई डिबलर द्वारा। तो डिबलर द्वारा जो है, बाई डिबलर, तो डिबलर द्वारा 30 से 35 किलोग्राम सीड लगता है। तो कभी कभी यही पूछा जाता है कि गेहूं की ऐसी कौन सी बोने की विधि है जिसमें सबसे कम बीज प्रति हेक्टेयर यूज होता है। तो आपको याद रखना है बाई डिबलर, ठीक है। डिबलर द्वारा क्या है, 30 से 35 ही किलोग्राम एक हेक्टेयर में सीड लगता है, ठीक। अब ये तो हो गया मेथड, और एक और मेथड नया आया है मैक्सिको से भारत में, जिसको कहते हैं फर्ब, ठीक है। अभी हम बताएंगे फर्ब, ठीक। तो उससे पहले क्या होता है, एक चीज और सुन लीजिए, इसमें ब्रॉडकास्टिंग में जो जितनी ब्रॉडकास्टिंग में सीड होती है 100 से 125 किलोग्राम उतनी ही पूछी जाती है। जैसे नॉर्मल सीड रेट क्या होती है, सामान्य बीज दर, मान लीजिए आपको कोई मेथड नहीं दिया है कि इस मेथड से कितनी होती है, तो उसमें आपको याद रखना है जितनी ब्रॉडकास्टिंग की होती है उतनी ही नॉर्मल कैलकुलेट की जाती है, ठीक। अगला मेथड है फर्ब। फर्ब मेथड से लगभग सीड लगता है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फर्ब विधि है वो किस फसल से संबंधित है, तो आपको याद रखनी है किससे है, गेहूं से है। इसका पूरा नाम होता है फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, ठीक। क्या होता है, जो इसमें दो चीजें होती है, देखो एक फरो बनता है, एक बेड बनता है। जो फरो होता है वो इसको कहते हैं फरो, ठीक, और इसको कहते हैं बेड। तो क्या होता है, इस पे हम गेहूं को उगाते हैं, ठीक। तो ये जो फरो होते हैं उसमें सिर्फ सिंचाई के लिए यूज होता है, इसीलिए इसमें भी नॉर्मल सीड रेट से कम सीड रेट लगती है। तो कभी कभी इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि पूरा नाम क्या होता है, वो फर्ब विधि किससे संबंधित है। दूसरा है सीड रेट कितना लगता है, इसमें क्या होता है 75 किलोग्राम। और सुनिए, इसमें सिंचाई भी, जो हमारा सिंचाई के लिए जो हम जल देते हैं उसमें भी बचत होती है हमारी। जैसे नॉर्मल मेथड में क्या है, लगभग 500 से 800 mm तक यूज हो जाता है पानी, ठीक। इस विधि से क्या होता है 25 से 30% तक पानी की बचत होती है, और जो नॉर्मल इल्ड से इस विधि से जो इल्ड आती है वो ज्यादा आती है, ठीक। तो ये मेथड हो गया बोने का। अगला है स्पेसिंग, दूरी अंतरण। स्पेसिंग क्या रखते हैं भाई, हम जैसे कि मान लो हम सीड ड्रिल द्वारा बोएंगे तो उसमें हमको याद रखना है कि कितनी प्लांट टू प्लांट और सीड टू सीड दूरी होनी चाहिए, ठीक, रखते हैं। उसमें क्या होता है, प्लांट टू प्लांट मेंटेन नहीं हो पाती तो लाइन टू लाइन हम मेंटेन कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो स्पेसिंग की बात करेंगे, स्पेसिंग इसे हिंदी में कहते हैं दूरी अंतरण। दूरी अंतरण, तो दूरी जो रखते हैं हम 22.5 × 8 से 10 सेंटीमीटर। तो जो 22.5 है ये क्या है, लाइन टू लाइन डिस्टेंस, लाइन टू लाइन, या लाइन से लाइन की दूरी क्या है, या कह सकते हो हिंदी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5, और 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, ये होती है प्लांट टू प्लांट। ये पूछा भी जाता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है। ये हो गया स्पेसिंग। अब इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हम सीड को नॉर्मल गहराई पे कितनी पर बोते हैं, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा उथला हो जाता है
मॉइस्चर नहीं मिल पाता, जर्मिनेट नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा डीप में चला जाता है, तो जब ज़्यादा डीप में चला जाएगा जर्मिनेशन में टाइम लगेगा। कभी कभी क्या होता है जब टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए, जैसे सॉइल का नीचे क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक, तो जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होता है उस समय माइक्रोबियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और सीड डिकम्पोज हो जाता है, ठीक। तो उसके लिए हमको याद रखना है कि नॉर्मल डेप्थ कितनी होनी चाहिए बुवाई गहराई की, ठीक। तो उसमें अगर डेप्थ की बात करें, बीज कितनी गहराई पे बोएंगे डेप्थ, ठीक, तो लगभग नॉर्मल अगर देखेंगे 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया नॉर्मल 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे हम सीड को बोते हैं। फिर ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कॉलियोप्टाइल, ठीक है, कॉलियोप्टाइल की लेंथ पे डिपेंड करता है ये कि सीड जो है वो सिंगल जीन है, डबल जीन है या ट्रिपल जीन है, वो भी बता देते हैं। जो जैसे सिंगल जीन वैरायटियां जितनी होती हैं, सिंगल जीन वैरायटियां, सिंगल जीन जितनी भी सिंगल जीन वैरायटियां होती हैं उनको लगभग हम बोते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे, याद रखना है ये। डबल को बोते हैं लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक। और जो ट्रिपल जीन वैरायटियां होती हैं हमारी, ट्रिपल जीन वैरायटियां होती हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे हम बोते हैं। तो आपको सिर्फ एवरेज याद रखनी, मान लो ये कभी भी पूछ लिया जाता है तो हो जाएगा, ठीक। नॉर्मल लगभग क्या होता है, नॉर्मली पूछा जाता है कि एवरेज क्या होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे हम सीड को बोते हैं। अगला है बुवाई का समय, यानी गेहूं को कब बोते हैं। सभी जानते हैं कि गेहूं क्या है, एक रबी सीजन की क्रॉप है। टाइम ऑफ सोइंग, बुवाई की गहराई, बुवाई का समय, बुवाई का समय यानी कि गेहूं को हम कब बोते हैं, ठीक। तो इस क्या होता है, 2 कंडीशन में गेहूं बोया जाता है। पहला इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित, ठीक, सिंचित दशा में, और एक होता है रेनफेड। जो बताया था रेनफेड क्या होता है, जो जिस फसल को हम वर्षा पे डिपेंड होकर बोते हैं, यानी जो फसल वर्षा पे आधारित होती है वो कहलाती है रेनफेड, ठीक। तो पहले बात करेंगे इरिगेटेड की, जो सिंचित है, सिंचित गेहूं वो कब बोते हैं, तो फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। नवंबर का प्रथम पखवाड़ा पूछा जाए गेहूं को कब बोया जाता है तो कह सकते हो या 1 से 15 नवंबर के बीच, या कह सकते हो फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर या नवंबर का प्रथम पखवाड़ा। जितने भी इरिगेटेड हैं, जो सिंचित क्षेत्रफल है वहां पर हम गेहूं को कब बोते हैं, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर। नेक्स्ट है रेनफेड। रेनफेड क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है। इसको हम कभी कभी क्या होता है टाइम पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है, तो थोड़ा डिले हो जाता है। इसको हम बोते हैं लगभग सेकेंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, जिसे हिंदी में कहेंगे अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा, या 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच, ठीक। तो ये हो गया 2 कंडीशन बोया जाता है, इरिगेटेड और रेनफेड। इरिगेटेड में आपको याद रखना है फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर, और रेनफेड में क्या होता है सेकंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर में गेहूं को बोया जाता है, ठीक। तो ये हो गया बुवाई का समय। तो बुवाई के समय सिर्फ ये याद रखना, नॉर्मल पूछा जाता है कि गेहूं को कब बोया जाता है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर या नवंबर का प्रथम पखवाड़ा, ठीक। ये हो गई बुवाई हो गई हमारी, ठीक। अब बात करेंगे कि इस इरिगेशन कितनी देते हैं, सिंचाई कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अगली हेडिंग है इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई, ठीक है। तो नॉर्मल जो गेहूं होता है, जैसे सिंचित क्षेत्रफल में जितना भी उगाया जाता है, जितने भी कह सकते हो या कह सकते हो ड्वार्फ वैरायटियां हैं, जितनी भी हाइब्रिड हैं, सबको लगभग 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी सिंचाइयाँ अवेलेबल हैं, ठीक। तो जैसे कि सिंचाइयाँ कम अवेलेबल हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज जो है, कौन सी अवस्था गेहूं की ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा संवेदनशील है, कि जैसे, या दूसरे भाषा में कह सकते हो
किस स्टेज पे देने से या ज़्यादा जो संवेदनशील है उस पे न देने से कितनी हानि होती है, जिस पे ज़्यादा हानि होती है उसको हम सेंसिटिव स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें वाटर रिक्वायरमेंट की, जल मांग की, ठीक, अगर हम जल मांग की बात करें कि गेहूं को कितने वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, तो आप याद रखना 500 से 800 mm, 500 से 800 mm, कहीं कहीं 500 से 600 mm दिया रहता है, तो आपको याद रखना है 500 से 800 mm जल मांग की आवश्यकता होती। और सिंचाई कितनी, 4 से 6 सिंचाई, ठीक। अब बात करेंगे कि अगर मान लो सिंचाई हमारे पास 2 ही अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 ही देने को हो, उसके बाद पानी नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो उसमें आपको बताएंगे क्रिटिकल स्टेज की कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती हैं, ठीक है, जिन पे सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक। तो अगला है क्रिटिकल स्टेज, क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज, ठीक। गेहूं की सबसे क्रिटिकल स्टेज जो है वो है आपकी CRI, जिसे कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, या कह सकते हो क्रांतिक जड़ बनते समय, ठीक। क्राउन रूट इनिशिएशन ये क्या है, गेहूं की सबसे क्रिटिकल स्टेज है, जो कि आती है आपकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। तो ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है गेहूं की। ये पूछी भी जाती है कि गेहूं की सबसे सिंचाई के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील अवस्था कौन सी है, तो आपको याद रखनी CRI, ठीक। इसमें कभी कभी स्टेज दे दी जाती है कि ये स्टेज गेहूं में कब आती है, तो आप बता देते हैं स्टेजेस कितनी होती है इसकी। ग्रोथ स्टेजेस, कौन कौन सी ग्रोथ की अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली है आपकी CRI, इसे कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन ये कब आती है, बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट, जैसे ही क्राउन रूट, देखो ऐसे समझा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज जैसे कि हमारी ये सीडलिंग है, जर्मिनेट हुआ गेहूं, ठीक है, ठीक। तो ये क्या होता है, जहां पर सूट और रूट जुड़े होते हैं उस पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। जब ये क्राउन से जड़ें निकलने लगती हैं, जब ये क्राउन से रूट निकलने लगती हैं, तो उस स्टेज को बोला जाता है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। वो कब आती है, लगभग जैसे हम बो देते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद ये कंडीशन हम आपको दिखने लगेगी। तो क्या होता है, ये सिम्टम होते हैं कि जब ये निकलने लगे तो उस समय सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक। तो ये पहली स्टेज हो गई क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट है टिलरिंग स्टेज, टिलरिंग स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय। ये कब आती है, ये बुवाई के लगभग आती है 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग, ठीक। अगली है, तीसरी स्टेज है जॉइंटिंग स्टेज, जॉइंटिंग स्टेज, गांठ बनते समय, बनते समय। ये आती है लगभग बुवाई के 60 से 65 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। अगली स्टेज है, इसमें जो अगली स्टेज आती है आपकी चौथी स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज या पुष्प निकलते समय। ये स्टेज आती है बुवाई के लगभग 80 से 85 डे आफ्टर सोइंग, DAS यानी डे आफ्टर सोइंग या बुवाई के बाद। फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन होता है तो फिर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो सीड के फॉर्मेशन, तो उस स्टेज को बोलते हैं हम। अगली स्टेज है, पांचवी स्टेज है मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं दुग्धावस्था। ये आती है बुवाई के लगभग 100 से 120
105 दिन बाद, बुआई के 100 से 105 दिन बाद आती है। अगली है छठवीं, जैसे कि मैंने बताया था 4 से 6 इरिगेशन देना आवश्यक है। छठवीं स्टेज है आपकी डफ स्टेज। डफ, देखो डफ स्टेज क्या होता है, जो जितना मिल्की फ्लड होता है, जितना फ्लड भरा होता है ग्रेन में, वो क्या होता है, हार्ड होता जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं डफ स्टेज। ये आती है लगभग आपकी 120 से 125 दिन, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद हम गेहूं को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजें थी, जिसमें से क्या होता है, क्या बताया था मैंने, जो मोस्ट क्रिटिकल है, सबसे क्रिटिकल है, जिसपे इरिगेशन बहुत देना ही बहुत आवश्यक है, वो आपको बताई थी CRI स्टेज, ठीक। फिर डिपेंड करेगा कि कितनी इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है। मान लो एक इरिगेशन सिर्फ एक ही अवेलेबल है, तो वो हम CRI पे ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई सिंचाई नहीं तो देंगे भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास 2 सिंचाइयाँ अवेलेबल हैं तो क्या करेंगे हम, तो जो दूसरी, पहली सिंचाई तो देना आवश्यक है ही है, दूसरी है हम जॉइंटिंग स्टेज पे देते हैं, लेट जॉइंटिंग स्टेज पे, ठीक है। तो लेट जॉइंटिंग स्टेज पे देंगे तो फ्लावरिंग स्टेज भी पार कर जाएगी आराम से, जब लेट जॉइंटिंग पे देंगे, ठीक है। तो जॉइंटिंग के बाद जस्ट शुरू हो जाती है जॉइंटिंग। लेट जॉइंटिंग का मतलब है जब जॉइंटिंग स्टेज जब बनना बंद हो जाता है उसके बाद, ठीक। नेक्स्ट है जब हमारे पास 3 सिंचाइयाँ अवेलेबल हों, 3 सिंचाइयाँ अवेलेबल हों, तो उस समय क्या करेंगे, पहली कंफर्म है CRI पे देना है हमें, दूसरी क्या है लेट जॉइंटिंग, दूसरी भी लेट जॉइंटिंग पे देंगे। फिर क्या होगा, फिर हम फ्लावरिंग स्टेज के बाद यानी लेट फ्लावरिंग या मिल्किंग स्टेज पे तीसरी सिंचाई को करेंगे। सर पूछा इतना ही जाता है कि अगर किसान के पास एक सिंचाई अवेलेबल है तो किस अवस्था पे सिंचाई करेगा, तो आपको याद रखना है CRI स्टेज पे सिंचाई करेगा। नेक्स्ट कि क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि CRI स्टेज कब आती है, तो स्टेज आपको लिखाई दी है कि कौन सी स्टेज कब आती है, ठीक है। तो इतना हो गया। अगला है वैरायटीज। प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां जो है मोस्टली ग्रो की जाती है। तो सबसे पहली प्रजाति है लर्मा रोजो, लर्मा रोजो 64A। नेक्स्ट है सोनालिका, सोनालिका, ठीक। अगली है गिरजा, गिरजा। नेक्स्ट है सुजाता, नेक्स्ट है न्यू शेखर, न्यू शेखर। नेक्स्ट है अगली है HD 2329। देखो ये वैरायटी आपको याद रखनी है, अभी क्यों बता रहे क्यों याद रखनी है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो इसी वैरायटी का था, HD 2329 का, इसीलिए आपको ये याद रखनी है, पूछा भी जा सकता है। अगली है HD 2009, इसको अर्जुन नाम से भी जानते हैं, अर्जुन, ठीक है, भूल मत जाना, ये पूछा भी जाता है कि अर्जुन को किस वैरायटी को अर्जुन के नाम से जानते हैं, तो HD 2009, ठीक। अगली है जनक, अगली वैरायटी है जनक, ठीक, जनक, ये जनक लिख गया, जनक, ठीक। और इसमें कुछ वैरायटियां हैं, अभी बता दे रहे हैं आपको, जो कि पूछी जाती हैं। अगली है हीरा, मोती, लाल बादशाह, लाल बादशाह, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पूछी जाती है वो इतनी है लगभग, ठीक है, इससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। और इसमें एक वैरायटी और याद रखना, जैसे कि कुछ जैसे कि पूछ लेता है निम्न में कौन सी वैरायटी है जो लेट है या लेट बुआई के लिए यूज होती है, ठीक है। तो वो क्या है, लोक वन, लोक वन क्या है, ये लेट है,
लेट मतलब देर से बुवाई करने के योग्य है, ठीक। एक वैरायटी और यूज होती है लेट के लिए, हलना, हलना सभी जानते होंगे, ठीक। और एक वैरायटी और है इसमें, जैसे कभी कभी पूछ ली जाती है C306, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये कभी कभी पूछ ली जाती है कि C306 किस कंडीशन में प्रेफर करती है। तो आपको याद रखनी, जो C306 वैरायटी ये मोस्टली रेन फेड कंडीशन के लिए डेवलप की गई है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वर्षा नहीं होती है तो ये टॉलरेट कर सकती है कुछ समय तक, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी जो कि पूछी जाती हैं, इसमें बता दिया है, जितने भी लगभग जो वैरायटियाँ पूछी जाती है वो सब बता दी हैं, ठीक है। हैं तो बहुत वैरायटियाँ जो पूछी नहीं जाती कभी। अगला है इसमें, क्या करो, ठीक है। तो ये थी वैरायटियाँ। अगला है फर्टिलाइजर, उर्वरक कितना देते हैं हम इसमें, कभी पूछ लेते हैं फर्टिलाइजर, ठीक है। उर्वरक की डोज क्या है, ठीक। तो एनपीके में हमको याद रखना है, सीधे सीधे बता देते हैं। एनपीके कितना कितना लगता है, जो नाइट्रोजन लगभग लगता है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस यूज होता है लगभग 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास हमें देना पड़ता है लगभग 40 किलोग्राम। तो इतना जो उर्वरक है, जितने न्यूट्रिएंट हैं वो इतने इतने किलोग्राम हमें देना पड़ता है। अब भाई हम कैरियर ढूंढेंगे कि हमें किस कैरियर से देना है। जैसे 100 किलोग्राम यूरिया से 46 किलोग्राम मिलती है नाइट्रोजन, जैसे बताया था, ठीक। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 120 किलोग्राम कितने नाइट्रोजन कितने किलोग्राम यूरिया से होगी। तो या तो यूरिया से दे सकते हैं या तो हम डीएपी से दे सकते हैं। डीएपी से क्या है, हमें फास्फोरस भी मिल जाएगा, ठीक है, एक ही बार में पूरा काम खत्म, ठीक है। तो से जो फर्टिलाइजर डोज है वो ये है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है, वो भी प्रति हेक्टेयर। ये डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा कि कितना कितना क्या है, कि हम किसको किस स्टेज पे दें या किसको बुवाई के समय देना चाहिए। तो हमने पहले बता दिया था कि जितना फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक होता है वो बुवाई के समय दे देते हैं, और 120 को 2 से 3 स्प्लिट बना लेंगे बुवाई के समय, या जिसको कहते हैं बेसल ड्रेसिंग, ठीक। दूसरा है पेनिकल इनिशिएशन, जब हमारा पुष्पक्रम निकलने लगता है तो उस समय देते हैं, ठीक। यहाँ पुष्पक्रम से याद आया, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है स्पाइक या स्पाइकलेट, ठीक। तो ये हो गया फर्टिलाइजर डोज। अगला है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, ठीक। खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार सबसे पहले जानेंगे इसमें कि कौन कौन से खरपतवार लगते हैं या कौन कौन से गेहूं के साथ उगाते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर, जिसको कहते हैं गुल्ली डंडा। क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा, मोस्ट कॉमन है जो कि पूछा जाता है। गेहूं का सबसे इंपॉर्टेंट खरपतवार या महत्वपूर्ण खरपतवार जो गेहूं के साथ उगता है उसको कहते हैं फेलेरिस माइनर या गेहूं का मामा, ठीक। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका टेस्ट वेट क्या होता है, टेस्ट वेट, या हिंदी में से कहते हैं परीक्षण भार। क्या कहते हैं, परीक्षण भार, ठीक। तो गेहूं के मामा का जो परीक्षण भार होता है वो होता है 2 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे परीक्षण भार भाई क्या होता क्या है, तो एक चीज याद रखना, परीक्षण भार क्या होता है, 1000 दानों का भार, दानों का भार या सीड का भार, ठीक। तो 1000 दानों का भार क्या कहलाता है, उसका परीक्षण भार कहलाता है। जितनी फसलें, जिन फसलों के सीड छोटे छोटे होते हैं उनमें परीक्षण भार कैलकुलेट करते हैं, या कह सकते हो 1000 दाने लेते हैं उनके, और जिनके सीड बड़े बोल्ड होते हैं उनमें सीड इंडेक्स लिया जाता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, 100 दानों का भार, ठीक। आपको याद रखना है इतना। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फेलेरिस माइनर का टेस्ट वेट क्या होता है, तो 2 ग्राम टेस्ट वेट होता क्या है, 1000 दानों का भार या 1000 ग्रेन्स का वेट, ठीक। अब इसमें बात करेंगे कि कौन से हर्बिसाइड से ये कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें आइसोप्रोट्यूरान एट द रेट 0.75 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। ये उन क्षेत्रों में कर सकते हैं, यहां ध्यान से समझिए, ये आइसोप्रोट्यूरान उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पर
कभी आइसोप्रोट्यूरान लगातार 3 से 4 साल तक प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लगातार जिस क्षेत्र में हम प्रयोग करते रहते हैं वो क्या होता है, फेलेरिस माइनर आइसोप्रोट्यूरान के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, या कह सकते हो टॉलरेंट हो जाता है, फिर एप्लीकेशन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसे हम एप्लीकेशन करेंगे, अगर मान लो टॉलरेंट हो गया उस क्षेत्र के लिए या उस हर्बिसाइड के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र में, ठीक, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना में हम हर्बिसाइड देंगे तो जैसे है वैसे ही बना रहेगा। तो उन क्षेत्रों में याद रखेंगे कि आइसोप्रोट्यूरान उन क्षेत्रों में करते हैं जहां पर हमने कभी लगातार आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग नहीं किया है। ठीक, इसको जो रेसिस्टेंट है, जैसे कि लगातार प्रयोग करने से रेसिस्टेंट हो जाता है, वो सबसे पहले बताया था डॉक्टर आर के मलिक ने। किसने बताया था? आर के मलिक। ठीक, उन्होंने बताया था कि जो आइसोप्रोट्यूरान है लगातार प्रयोग करने से रेसिस्टेंट हो जाता है। जहां पर रेसिस्टेंट हो जाता है वहां पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आइसोप्रोट्यूरान को। रिप्लेस मतलब आइसोप्रोट्यूरान की जगह हम दे सकते हैं सल्फ्यूरान। इसकी डोज होती है 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 20 ग्राम हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि कंट्रोल हो गया। आइसोप्रोट्यूरान क्या है? ब्रॉड लीफ वीड है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है। तो कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं? 2,4-D या आइसोप्रोट्यूरान। ठीक, तो आइसोप्रोट्यूरान किससे रिप्लेस करेंगे? सल्फ्यूरान, या कह सकते हो इसको कंट्रोल आइसोप्रोट्यूरान से भी किया जा सकता है और सल्फ्यूरान से भी किया जा सकता है। अगला है खरपतवार बाइल्डोइट, जंगली जई। बाइल्ड ओइट, जिसे कहते हैं जंगली जई। ठीक, जंगली जई क्या है? बाइल्डोइट भी लगता है मोस्ट कॉमन। ठीक, तो जंगली जई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्राइबुनिल हर्बिसाइड का प्रयोग करते, लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, तो इसका स्प्रे कर देते हैं, ये कंट्रोल हो जाएगा। ये था केमिकल कंट्रोल। मैंने बता दिया था, मैकेनिकल या जो हैंड वीडिंग है वो सब में कॉमन होती है। लगभग 2 हैंड वीडिंग की आवश्यकता पड़ती है। हैंड वीडिंग मतलब खुरपी से हम खरपतवार को उखाड़ लेते हैं फील्ड से, या काट देते हैं और अलग जाके या पशुओं को खिला देंगे या जला देंगे, कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो वो तो हो गई। सबसे पहली करते हैं 15 से 20 दिन बाद, बुवाई के 15 से 20 दिन बाद। फिर अगर सेकंड की हमें जरूरत है, ज़्यादा बीड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस समय क्या करेंगे? 30 से 35 दिन बाद हम दूसरी हैंड वीडिंग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया मैकेनिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें कोई बायोलॉजिकल मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया वीड मैनेजमेंट। अगला है, इसमें देखो कुछ डिजीज लगते हैं। अब इसमें इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके इंसेक्ट जो है उसके इंसेक्ट के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। डिजीज रोग, कौन कौन से रोग लगते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसके रोग के नाम दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिजीज इसमें लगता है या इसका कारक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डिजीज है रस्ट। क्या है? रस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं गेरुई। क्या कहते हैं? गेरुई। ये गेरुई जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, मोस्टली जो गेहूं में लगती है। यहां एक चीज समझ लिए, जो रस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसियस, एक होता है हेट्रोसियस। कॉमन बता देते, नहीं आपको कंफ्यूजन रहेगी। ऑटोसियस क्या होता है? ऐसे रस्ट या ऐसी गेरुई जो अपनी लाइफ साइकिल को या जीवन चक्र को एक ही पौधे पर कंप्लीट कर लेते हैं या पूरा कर लेते हैं, वो होते हैं ऑटोसियस। हेट्रोसियस क्या होता है? ऐसी गेरुई या ऐसे फंगस जिनको एक से अधिक पौधों की आवश्यकता होती है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो जो गेहूं है, गेहूं का जो रस्ट है वो हेट्रोसियस नेचर का होता है। ठीक है, हेट्रोसियस क्या होता है बता ही दिया है। तो जो गेरुई होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली गेरुई है ब्लैक रस्ट, जिसे कहते हैं काली
काली गेरुई, ठीक है। ब्लैक रस्ट, इसका ये क्या किसके कारण होती है? फंगस द्वारा होती है, ठीक है। जितनी भी गेरुई है सब फंगस द्वारा होती है। इस फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, ये थी ब्लैक रस्ट, ठीक है। अगली है ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट जिसे कहते हैं भूरी गेरुई, भूरी गेरुई। देखो ब्लैक रस्ट क्या होता है, पत्तियों पे सबसे पहले सिम्टम जो आते हैं वो पत्तियों और स्टेम पे आते हैं, इसीलिए ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट भी कहा जाता है। बीएचयू में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो स्टेम से पत्तियों में आते हैं, पहले स्टेम पे आएंगे जो काली काली धारियां बन जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पहचान जाते हैं क्या होता है, ये ब्लैक रस्ट होता है, ठीक। जो ब्राउन रस्ट होता है इसको हम लीफ रस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं पत्तियों पे, ठीक है। तो भूरी गेरुई का होता है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ये फंगस का नाम है, ये भी फंगस होता है, ठीक है। तो कौन सा फंगस है इसमें? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ये पूछा जाता है। तीसरा है येलो रस्ट, येलो हिंदी में कहते हैं इसे पीली गेरुई, ठीक। पीली गेरुई, इस पीली उसका नाम है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ब्लैक रस्ट किस फंगस से होता है? पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई से। ब्राउन रस्ट किससे होता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा से होता है। अगला है येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ठीक। अब इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, सभी का मैनेजमेंट सेम होता है। तो उसमें सबसे देखो हमने कुछ मेथड बताए थे आपको कंट्रोल करने के, जब सबसे पहले बताया था मैकेनिकल या एग्रोनॉमिकल, ठीक है, या कल्चरल कह सकते हो उसे। तो जिन जैसे कि सीवियरिटी जब कम होती है तो उस समय क्या करते हैं, हम पौधों को सेलेक्ट कर लेते हैं किस किस में ये रोग लगा हुआ है, उसको क्या करते हैं फील्ड से उखाड़ कर हम जला देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं। ये हो गया आपका कॉमन मेथड, ठीक है। दूसरा है जितने भी पोटेशिक फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे कि जिसमें पोटास ज़्यादा होता है, या कह सकते हो जिसमें पोटास पाया जाता है, उन फर्टिलाइजर या उन उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो पोटास होता है ये क्या होता है, ये हेल्प करता है जितने भी डिजीज़ हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं उनके प्रति रेसिस्टेंट होने में, ठीक है। तो इसने जितने भी पोटास फर्टिलाइजर है उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नेक्स्ट है इसका अवॉइड लेट प्लांटिंग, जितने भी हम जैसे कि लेट बुवाई करते हैं गेहूं की, उसको हम अवॉइड करेंगे या टाइम से बोएंगे, ठीक है। जितना ही लेट करेंगे उतना ही गेरुई ससेप्टेबल होता है प्लांट, ठीक है। तो टाइम से प्लांटिंग करेंगे, ठीक। दूसरा है नेक्स्ट है केमिकल। तो केमिकल क्या है कि जितने भी फंजीसाइड होते हैं जैसे मैनकोजेब, तो केमिकल जो यूज़ करेंगे इसके कंट्रोल के लिए, केमिकल वो सबसे इफेक्टिव है मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या जितने भी सल्फर फंजीसाइड होते हैं वो उसको हम यूज कर सकते हैं लगभग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। तो इससे क्या होगा, हमारी गेरुई जो है या कह सकते हो रस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखेंगे सीवियरिटी जब कम है तो ये वाले मेथड अपना लेंगे, जब इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, केमिकल का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से स्प्रे कर देंगे, ठीक है, या सल्फर की डस्टिंग कर देंगे, ठीक। अगला रोग है करनाल बंट। करनाल ये भी क्या होता है, फंगस द्वारा होता है, बाई फंगस। उस फंगस का नाम है निवोसिया इंडिका, निवोसिया। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी, इस रोग को सबसे पहले खोजा था मित्रा एट आल ने, मित्रा एट आल।
मित्रा एटाल 1931 में। ठीक, तो सबसे पहले किसने खोजा था ये? कर्नाल वंट मित्रा एटाल ने खोजा था। किस फंगस द्वारा? निवोसिया इंडिका द्वारा होता है। देखो जो एटाल लगा होता है इसका मतलब जो है वो है कि इनके साथ जो थे कई साइंटिस्ट शामिल थे, इसीलिए एटाल लगाया गया। मित्रा के साथ और भी थे, ठीक है, मित्रा और उनके साथी। ठीक, अगला है इसमें किस स्टेज पे लगता है ये, ठीक है, तो पूछा जाता है कर्नाल वंट जो रोग है वो किस अवस्था पे लगता है, तो आपको याद रखना है ये फ्लावरिंग स्टेज पे लगता है मोस्टली, जब हमारे पुष्प या पुष्पासन अवस्था आती है उस स्टेज पे ज्यादा लगता है, ठीक है। इसीलिए इस रोग को कैंसर ऑफ व्हीट यानी गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि गेहूं का कैंसर किस रोग को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नाल वंट को। तो कर्नाल वंट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगला है इसका कंट्रोल के भाई कंट्रोल कैसे करेंगे? इसका है कंट्रोल नियंत्रण क्या है? सीड ट्रीटमेंट द्वारा। पहले क्या करेंगे, जब बुआई से पहले क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। उसका फंजीसाइड का नाम बता दे रहे हैं आपको, कंट्रोल एक फंजीसाइड है एग्रोसेन जीएन एट द रेट, यानी कि जो एप्लीकेशन रेट है वो क्या है या किस रेट से हम दे सकते हैं इसे, तो 2.5 ग्राम दवा पर केजी सीड, 1 किलोग्राम सीड को हम एग्रोसेन जीएन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे कंट्रोल हो जाएगा। और वैसा जब जैसे कि हमने मान लो सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है तब डिजीज सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उसके मेथड मैंने बता ही दिए थे कैसे कंट्रोल करेंगे। अगला है लूज स्मट, इसे ढीला स्मट भी बोला जाता है। तो लूज स्मट जो होता है वो फंगस द्वारा होता है। उस फंगस का नाम है अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई, द्वारा होता है। ये क्या होता है? इंटरनली सीड बॉर्न होता है, इंटरनली सीड बॉर्न का मतलब इसका जो फंगस है, जो फंगस का इनोकुलम है वो सीड कोट के अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको हम सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम सीड की बुवाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये ही मेजर डिजीज थे। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं भाई? इसको सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट में हम बीटावैक्स यूज कर सकते हैं, बीटावैक्स वही एप्लीकेशन रेट है जैसे कि मैंने बताया था एग्रोसेन जीएन की, तो 2.5 ग्राम दवा पर केजी सीड के लिए सफिशिएंट होती है, ठीक है। तो ये थे कुछ डिजीज से लगभग क्या है 15 से 20% हेल्थ लॉस हो जाता है, अगर सीवियर नहीं है तो। नॉर्मल जैसे कि मैनेजमेंट भी करते रहते हैं उसके बाद भी 15 से 20% लॉस हो जाता है हमारा। अगला है हार्वेस्टिंग। भाई हार्वेस्ट कब करेंगे, ठीक है, तो ये तो सब बात हो गई। अब हार्वेस्टिंग कब करेंगे, तो डफ स्टेज के बाद मैंने बताया था 2 स्टेज आती हैं, एक आती फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक होती है हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी यानी कि कटाई की, ठीक है, कटाई करने योग्य हो जाता है। जैसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे भी कर सकते हैं हम, क्यों कर सकते हैं, जैसे कि हमें नेक्स्ट फसल बुवाई के लिए देरी हो रही तो हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उस समय क्या होता है, ग्रेन में थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे इस गेहूं की, जब हमारे ग्रेन में दाने में लगभग 20 से 25% मॉइस्चर हो, उस समय हम गेहूं को हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेसिंग करेंगे, लगभग क्या थ्रेसिंग में से थोड़ा और मॉइस्चर कम हो जाता है, उसके बाद हम थ्रेसिंग करते हैं, लगभग 15 से 18% मॉइस्चर पे हम थ्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेसिंग के बाद आता है हमारा स्टोरेज कैसे करेंगे, मान लो इतने मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है, जब हम स्टोर करते हैं तो उस समय क्या होता है, तमाम फंगस लग जाते हैं, इंसेक्ट इफेक्ट कर देता है, घुन लग जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, जब स्टोरेज के समय हम स्टोरेज के समय ध्यान रखते हैं, जब हम गेहूं को स्टोर करते हैं तो उस समय जो ग्रेन में मॉइस्चर होना चाहिए, वो लगभग
12% होना चाहिए। अगर इससे परसेंट से मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा है इस 12% से, तो इल्ड लॉस हो सकता है, घुन लग सकता है, उसमें कोई भी डिजीज लग सकता है, ठीक है, तो कोई भी फंगस इफेक्ट कर सकता है उसमें, ठीक। अब अगले लेक्चर पे आपको बताएंगे बाजरे की खेती के बारे में, ठीक है, बाजरा की खेती के बारे में बताएंगे, जो भी प्रोसेस जितनी भी स्टेज आती हैं, जितनी भी हेडिंग बताई थी वो भी उसी में सेम है, ठीक है।